पत्रकार और छायाकार बंधुओं को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बड़े शॉर्ट नोटिस पर आपने आज ये समय निकाल करके इस पत्रकार वार्ता में आप सम्मिलित हुए, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर का यह दिन भारत के इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 20वीं शताब्दी में आज़ादी के साथ साथ नए भारत के निर्माण की नींव रखने वाले महापुरुषों में सबसे अग्रणी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हुए और एक बहुत ही गरीब और कमज़ोर परिवार में जन्म लेकर के शिक्षा विद्या के बल पर दुनिया के उच्चतम शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करके और उस कमज़ोर और पिछड़े और वंचित और शोषित और दलित वर्ग को उत्थान में उसके स्वाभिमान के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। ये भारतवर्ष उनका सदा सदा ऋणी रहेगा। लोकतंत्र की जड़ें भारत में मजबूत करने में भारत के संविधान का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने इतना श्रेष्ठ संविधान रचा कि आज भारत दुनिया का सबसे जीवंत और सबसे बड़ा लोकतंत्र के तौर पर प्रतिष्ठापित हुआ है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि उनके दिखाए हुए जो कमज़ोर वर्ग है उसके उत्थान के लिए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम कमज़ोर और दलित और पिछड़े वंचित और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए जीवन भर काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र अंत्योदय की भावना ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने वाली है। आज का दिन देश भर में बूथ स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ता बाबा साहब को स्मरण करते हैं, उनको प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में भारत के लोकतंत्र पर्व में जो भारत के लोकतंत्र की जड़ें हैं, पंचायती राज चुनाव, पंच प्रतिनिधि, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, उन सभी के चुनाव संपन्न हुए हरियाणा प्रदेश में। शांतिपूर्ण ढंग से हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इस चुनाव में हिस्सा लिया और बहुत बड़ी संख्या में पढ़ी लिखी पंचायतें का दूसरा दौर प्रारंभ हुआ है। ये दूसरी टर्म होगी जिसमें पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। जहां एक तरफ ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की नई पौध, हजारों जनप्रतिनिधि जनता के आशीर्वाद से लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि प्रदेश में सामने आ रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि शांतिपूर्ण ढंग से हुए मतदान में नए जनप्रतिनिधि आए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा मैं साधारण भाषा में कहा करता हूं कि जिस प्रकार से हाथ जोड़ करके जनता से विश्वास लिया है, उसी प्रकार से जनता के विश्वास को कायम रखने में आप अपने 5 साल लगे रहे। मैं उनको ये अपनी तरफ से उनको शुभकामना देता हूं। अनेक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वयं से, अपने प्रयास से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका निभाई, अपनी भागीदारी की। कुछ ने स्वयं से चुनाव लड़ा, कुछ साथियों ने मिलकर के आपस में तय करके चुनाव अपने समर्थन से चुनाव लड़वाए। और प्राय हरियाणा प्रदेश में अब जो जानकारियां स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं, उसमें लगभग बहुत बड़ी एक बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इन जनप्रतिनिधियों का आया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
बहुत बड़े स्तर पर हरियाणा प्रदेश में इस चुनाव में जीत करके आए हैं और जैसे जैसे जिला परिषद के, ब्लॉक समितियों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के चुनाव संपन्न होंगे, अपने आप में स्पष्ट हो जाएगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। मैं अपनी बातें पूर्ण करते हुए आपके सुधी प्रश्नों को स्वागत करता हूँ। खट्टर साहब, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि सरकार उनकी बनेगी, लोग खट्टर साहब से बहुत नाराज हैं 2024 में। हरियाणा प्रदेश को जलाने वाले लोगों से हरियाणा की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। हरियाणा प्रदेश को जात पात के जहर घोलने वाले लोगों से हरियाणा प्रदेश की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। वह केवल और केवल मात्र अपने परिवार की राजनीति करते हैं। उनके लिए मन में हरियाणा प्रदेश के लिए न कोई दृष्टि है, न कोई योजना है। हरियाणा को क्या देने वाले हैं, कोई उनका किसी भी प्रकार का कोई खाका नहीं। न उनके पास कांग्रेस की नीति है, न उनके पास हरियाणा के लिए कोई कार्यक्रम है। वो तो रात दिन केवल इसी प्रकल्प, इसी प्रयास में रहते हैं, येन केन प्रकरण सत्ता हाथ में आ जाए और फिर से हरियाणा को असंख्य हाथों से लूटने का वो काम कर सकें। हरियाणा के किसान जमीनों की धांधली को नहीं भूला है। हरियाणा के किसान के नाम पर जिस प्रकार से जमीनों की लूट खसोट हुई, हरियाणा की जनता को अच्छी तरह से याद है। हरियाणा के गरीबों पर किए हुए जुल्मों को आज तक हरियाणा की जनता नहीं भूली है। किस प्रकार से उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर लाठियां चलाई गई। अशोक तंवर जी एक बहुत सांसद रहे, बड़े नेता रहे, दलित समाज की आवाज बनकर के काम करते रहे। उनके ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ हरियाणा की जनता को अच्छी तरह याद है। कुमारी शैलजा प्रदेशाध्यक्ष को 6 महीने तक काम करने की इजाजत नहीं दी। वह जबरदस्ती और धींगा मस्ती हरियाणा की जनता भूली नहीं है। ऐसे लोग जिनका लोकतंत्र में कोई विश्वास ही ना हो, ऐसे लोग जो सामंतशाही सोच से अपने परिवार से बाहर सोचते ही ना हो, ऐसे लोगों से हरियाणा की जनता को कोई आशा उम्मीद नहीं है। अशोक तंवर से सिंपैथी जताई, आपने भी जताई और उससे पहले भी कई बीजेपी नेता जता चुके हैं। अशोक तंवर साहब में अन्याय हुआ, तो क्या कोई उम्मीद है कोई बीजेपी में भी वो आ सकते हैं? आजकल वो पार्टियां बहुत बदल रही हैं, पहले तृणमूल में गए थे, फिर आम आदमी में है, इससे पहले भी उन्होंने अपना मंच बनाया, तो बीजेपी में उनके लिए उसको सवाल वो नहीं है। सवाल है किसी के साथ अन्याय हो, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसी के साथ इतना खुला जुल्म हो, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। और इस स्तर के नेता पर ऐसा उनके शरीर पर चोटें पहुंचाई जाए, इसको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? कोई भी हो, किसी भी पार्टी का। आपने किसानों का जिक्र किया, तो किसान तो आपके राज्य में भी कई महीने सड़कों में बैठे रहे। देखिए, वो किसान आंदोलन एक भारत की सरकार का जो हमारा जो कानून आए थे उनको लेकर के कुछ भ्रम के कारण से किसान आंदोलन चला और हमने बड़ी ईमानदारी से किसानों के साथ में सहानुभूति रखते हुए अपनी बातें केंद्र सरकार के हमारे नेतृत्व तक पहुंचाई। लेकिन बड़ाई करनी पड़ेगी मोदी जी के नेतृत्व की, अमित शाह जी के नेतृत्व की, मनोहर लाल जी के संयम की, कि इतने लंबे चलने वाला आंदोलन, सड़कें 1 साल तक लगभग बंद रही हों, जिनके शासनकाल के अंदर अनुच्छेद 370 को हटा देने पर श्रीनगर के अंदर कोई एक आदमी चूं भी नहीं कर पाया, जिनके शासनकाल के अंदर सीएए के ऊपर जब कानून बना करके कोई प्रोटेस्ट हुआ तो 1 दिन से अधिक वो बैठ नहीं पाए हों, ऐसे में किसानों के प्रति अपनापन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने कि 1 साल तक कोई किसानों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न की हो, अपने आप में ये दर्शाता है कि किसानों के प्रति भाजपा के नेतृत्व के मन में कितना आदर है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो कर्मचारी आंदोलनरत थे हुड्डा सरकार में, उन पर
लाठी गोलियां चली, कोई भी वर्ग, हर वर्ग को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था। कैप्टन साहब, राम कुमार गौतम आपको हरा के विधायक बने, लेकिन वो अक्सर आपकी तारीफ बहुत करते हैं, कहते हैं कैप्टन अभिमन्यु ने काम बहुत कराया, पैसा बहुत मिला, लेके आए हल्के में, तो आपकी तरफ से कोई इनको कोई गुट्टी उट्टी पिलाई गई? आपकी तारीफ बहुत करते हैं। मैं तो उनको आदर करता हूँ और मेरे बड़े हैं, उनका सम्मान करता हूँ। बाकी उनका धन्यवाद कि उन्होंने काम देखा, भले बाद में दिखाई दिया। इस बात का कभी अफसोस होता है कि भी जो जीत गए उनको काम दिखाई दे रहा है, लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दे पाए थे या नहीं दिए थे उनको काम नहीं दिखा? नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है, मुझे तो गर्व है, मेरे नारनौंद की जनता पर मुझे गर्व है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर नारनौंद की जनता ने विकास के कामों पर मोहर लगाई और हरियाणा में शायद अकेला ऐसा हल्का है जिसने 2014 से 2019 आते आते 20% वोट बढ़ाया। जो काम किया था उस काम का देख करके जनता ने आशीर्वाद दिया। नहीं तो 5 साल के बाद वोट बढ़ना, और वो भी 5वां हिस्सा 20% वोट बढ़ना, कोई सामान्य बात नहीं है। तो मैं अपने नारनौंद की जनता का मैं कर्जदार हूं कि उन्होंने इतने वोट दिए जितने 50 साल में किसी नारनौंद के विधायक को भी नहीं कभी मिले थे। जब हम खुद विधायक बने थे तब भी हमें इतने वोट नहीं मिले थे। नारनौंद के इतिहास में सर्वाधिक वोट मिले। सामने का वोट वह एक जगह कंसोलिडेट हो गया, उसमें ना जनता का कोई कसूर ना हमारा कसूर। हमने अपना काम किया था, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना इनाम दिया। वो कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टियां वो बिल्कुल जीरो के नजदीक पहुंच गई। तो उसका एक चुनाव परिणाम तो एक आंकड़ा है, लेकिन जनता के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं मिली। एमबीबीएस के छात्र कैप्टन साहब बोर्ड पॉलिसी को लेकर धरने पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि खट्टर सरकार की सबसे घटिया या कमजोर पॉलिसीज में से एक है ये बोर्ड पॉलिसीज। आप इसको कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय का संज्ञान लेकर के और इसके समाधान पर लगे हैं, और काफी हद तक मैं समझता हूं इसका समाधान की दिशा में बात आगे बढ़ी है। अनिल विज ने कहा कि इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए 1 साल के लिए, कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो विभाग के मंत्री हैं, उनकी राय का महत्व है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कैबिनेट जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर काम करती है। बोर्ड थोपा जाना कितना सही मानते हैं? मेरा उत्तर आप, क्योंकि आप बाकी सबको मौका ही नहीं दे रहे या बाकी किसी के पास सवाल नहीं है, मैं उत्तर पूरा कर दूं कि कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर काम करती है, सामूहिक जिम्मेवारी के सिद्धांत पर काम करती है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी मिलकर के, क्योंकि कैबिनेट ही सरकार का मूर्ति होती है, मिलकर के इसका समाधान करेंगे। गंगा जी। सर, हरियाणा कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, जैसे केवल चौधरी, तो क्या रहेगा सर? कभी कभी तो आप लिखते हो हमारे संपर्क के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है। कांग्रेस एक वो तो मुख्यमंत्री कह देते डूब चुका जहाज है। कांग्रेस एक डूब चुका जहाज है, कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस में नैतिक बल भी नहीं बचा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से आप क्या समझते हैं, कितना बदलाव होगा में पेश करने वाले कुछ दिन में? 55 साल की उम्र में कम से कम ध्यान तो आया कि इस देश को समझना भी पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला ने तारीफ की है राहुल गांधी की, 1.5 महीने से घूम रहे हैं, काबिल तारीफ है। कोई भी मेहनत करे उसकी तारीफ होनी चाहिए, और इस मामले में हम भी तारीफ करते हैं। भले उनको 55 साल की उम्र में ध्यान आया जो उनको 25 साल की उम्र से पहले कर लेना चाहिए था। देश को जानना, देश को समझना, देश के प्राण तत्व को समझना, देश की आत्मा को समझना। अब जिस प्रकार से महाकाल के मंदिर में उज्जैन में साष्टांग प्रणाम करते हुए दिखाई दिए, तो सहसा ही हमको ध्यान में आया कि वो इस संस्कृति के प्रवर्तक हैं जो कहा करते थे सर्वोच्च न्यायालय में कि भगवान राम कभी हुए नहीं, राम सेतु कभी बना नहीं, रामायण काल्पनिक है। आज
देश की जनता की ताकत के आगे वही आज साष्टांग हुए जा रहे हैं। तो केरल से चलते चलते मध्य भारत पहुंचते पहुंचते और साष्टांग हो गए हैं। कश्मीर आते आते पूर्ण रूप से उनको ध्यान में आ जाएगा कि भारत का प्राण तत्व क्या है, भारत की संस्कृति का प्राण तत्व क्या है, भारत की आत्मा क्या कहती है। देर आए दुरुस्त आए। 9 अगर वो दिसंबर 25 साल से अगर 25 साल पहले ये काम करते तो बीजेपी आज इस जगह पर होती। सबको अपने अपने काम करने, सबको अपना अपना विचारधारा के आधार पर काम करने का अवसर है। लेकिन जिस स्तर पर वो काम कर रहे हैं उस स्तर पर यह काम उनको बहुत पहले देश को समझने का काम करना चाहिए था। 9 दिसंबर को जेजेपी रैली कर रही है सर, उससे पहले उनके बयान आते हैं। दिग्विजय और नीरज चौटाला कहते हैं कि हमारे विधायक कम थे तो 5100 पेंशन का जो वायदा था वो पहले कदम से पूरा हो जाता। तो इन दिनों ये लोगों के बीच में बात जा रही है कि क्या अलगाव की ये पहल हो सकती है, बीजेपी इसको किस तरह से देखती है? उनकी पार्टी का अपना काम है। मैं तो शुरू से एक बात मानता हूं, राजनीतिक क्षेत्र में जनता भगवान के मंदिर में स्थापित जो ईश्वर का रूप होता है, जनता उस तरह से होती है। ये समाज लोकतंत्र का मंदिर और जनता भगवान रूप। जनता को किया गया कोई भी वायदा, मैंने अपने 25 साल के राजनीतिक जीवन में कभी कोई बात ऐसी नहीं की जिसको पूरा न कर पाऊं। जनता को सर मुझे भगवान के मंदिर में किया हुआ वायदा हमेशा उसको निभाना चाहिए। जनता के साथ वायदा खिलाफी, जनता के साथ विश्वासघात, कुछ बोल करके जाना और कुछ बोल करके वोट प्राप्त करना ही केवल राजनीति की सफलता नहीं होती। राजनीतिक सफलता वो होती है जो जनता को किए गए वायदे पर, विश्वास पर खरा उतरना। तो मैं इस मामले में बड़ी दृढ़ता से मानता हूं कि राजनीतिक वकार ये उम्मीद करता है कि आदमी अपनी बात पर खरा रहे। सलाह दे दो सर, कैसे पूरा करें वायदे? मुझसे मांगेंगे तो बता दूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।